नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जीवन के अंदर अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, लेकिन जब लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती हैं तो लोग ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। लोग ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाते हैं, ग्रहों की चाल को समझने का प्रयास करते हैं। वहीं लोग वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमें कैसे चलना चाहिए, किस तरीके से वास्तु शास्त्र को समझना चाहिए, कैसे वास्तु के हिसाब से हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज यही सारी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। तो आइए सबसे पहले हम लोग मिलकर इनका स्वागत कर लेते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो वास्तु एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ही डॉक्टर सुमित्रा जी नकली आंख बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ ही एक खास बात और है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो आपके लिए आज ढेरों जानकारियां लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि वास्तु के बारे में तो तमाम जानकारियां आप प्राप्त करेंगे ही। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुमित्रा जी बताएंगी वास्तु की एक ऐसी टिप जिसको अपनाने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपकी भी कोई समस्या है, परेशानी है, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसे कि हम वास्तु के बारे में बात करने वाले हैं, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि वास्तु क्या है। नमस्कार। वास्तु एक शब्द है जिसका दो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं वास। ये एक संस्कृत का शब्द है। वास का मतलब होता है हम जहाँ रह रहे हैं, जो जगह हम रहते हैं। ये हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जब हम भौतिक जगत में हैं तो हमें एक घर की आवश्यकता होती है, मकान की आवश्यकता होती है। इसी को हम वास भी बोलते हैं, इसी को हम निवास भी बोलते हैं। इसी वास और निवास शब्द भी वास्तु से ही आया है, वास। तो अगर हमें घर चाहिए, वहाँ रहना है, और हमारे जैसे ब्रह्मांड एक एनर्जी का गोला है, हमारा शरीर भी वैसे ही एक एनर्जी का गोला है, और हमारा घर भी। तो अगर हमारे घर की और हमारे बॉडी की एनर्जी अगर एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं है तो वहाँ निवास करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो वास्तु का मतलब है आप जो भी जगह निवास कर रहे हैं उस जगह में किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से रह सकें, आपको सुख संपत्ति सब चीज़ मिले, आप बीमारियों से न जूझें। तो ये सारा चीज़ ही वास्तु में बताया गया है। तो बेसिकली वास्तु का अगर शाब्दिक अर्थ वन वर्ड में बोलते हैं तो निवास स्थान, जहां हम रहते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा, और आपसे और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो ट्रीटमेंट के साथ साथ वास्तु करेक्शन भी करती हैं। तो यदि आप वास्तु करेक्शन करवाना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु जानना चाहते हैं, घर को वास्तु के हिसाब से तैयार करना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट जो भी सवाल आपके मन में है फटाफट से मेल कर दीजिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सारे सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैम, वास्तु के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि वास्तु क्या है, लेकिन कुछ और जानकारियां जो हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे वास्तु पुरुष है कौन? बहुत अच्छा सवाल। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं वास्तु पुरुष कौन है। अभी आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर पीछे जी, ये एक पुरुष आकृति है। तो जब भी हमने बोला कि हम किसी भी व्यक्ति, हमने अगर भौतिक जगत में अगर जन्म लिया है तो हमें एक शरीर की आवश्यकता है। अगर जब तक हमने शरीर नहीं धारण किया हम भौतिक जगत के नहीं हुए। तो ये एक पुरुष की आकृति है, और इनको अगर हम ऐसे दर्शाते हैं एक ह्यूमन बॉडी की तरह, तो हम सिर्फ 3D की ही बात कर सकते हैं। जबकि वास्तु पुरुष 4 डायमेंशनल है। 4 डायमेंशन कैसे होते हैं? ये एक पुरुष है, इनके बारे में हम और डिटेल्स और इनकी कथा को जानेंगे। इनके बॉडी में जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं, ये नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट। लेकिन सिर्फ इतने ही डायमेंशंस नहीं हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको
कितने दिशाएं दिख रही है? 3, 3, 6 और 2, 8। जी। लेकिन सिर्फ 8 दिशाएं नहीं होती है, एक आकाश भी होता है और एक पाताल भी होता है। तो ये वास्तु पुरुष 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ 3 डायमेंशन में नहीं ख़त्म हो रहा। अब वो कैसे है? इनकी बॉडी जो है वो पूमाकृति है, मतलब इनका बैक ऐसे फूला हुआ है और वो दर्शाता है आकाश को, और इनका जो पेट वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ काफ़ी बेंड है, जो दर्शाता है पाताल को। जैसा कि हमने कछुए को देखते हैं, तो कछुआ का जो आकृति है ऑलमोस्ट समझ लीजिए सिमिलर काइंड इनकी आकृति है। अब जो हमारे वैदिक या पुराने जितने भी ऋषि महर्षि थे, वो चाहते तो इनको फ्लैट बता सकते थे, बट वो इनको फ्लैट नहीं बताए। अगर वो फ्लैट बताएंगे तो वो आकाश और पाताल को कैसे दर्शाते? इसीलिए इनकी आकृति को बताया गया है कि ये पूमाकृति है। एक हिस्सा तो आकाश के तरफ है और एक हिस्सा पाताल के तरफ है, और ये सारे कोण हैं। और इनका स्ट्रक्चर अगर आप ठीक से समझें तो नॉर्थ ईस्ट के तरफ में इनका सर रहता है और हाथ ऐसे मुड़ा हुआ, तो कोहनी और पैर का घुटना ये दोनों ही साउथ ईस्ट में आता है। और दूसरा हाथ अगर आप देखें तो इस हाथ की भी कोहनी और ये घुटना ये नॉर्थ वेस्ट में आता है। और ये पैर अगर आप देखें तो देखिए एड़ियाँ दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई, ये दोनों ही हिस्सा साउथ वेस्ट में आता है। तो ये वास्तु पुरुष हुए जी। इनका वास्तु से बहुत गहरा संबंध है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जैसे आपने बताया वास्तु पुरुष हैं, सभी लोगों को सभी प्रकार के ज्ञान नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ यही समझते हैं कि 4 दिशाएं हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि दिशाएं कितनी हैं, किस तरीके से कौन सी दिशा में क्या रखना चाहिए, किस दिशा का क्या महत्व है। ज़रूर इस कार्यक्रम के माध्यम से सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने ये तो बताया कि वास्तु पुरुष हैं कौन और एग्जैक्ट इनका मीनिंग क्या है, लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? जैसे कि आपने कहा कि इनकी कथा जानेंगे, तो समय को ना गवाते हुए हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इनकी कथा बताएं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। इनकी कथा के बारे में ऐसा कहा गया है कि मत्स्य पुराण में इनकी बात आई है। जी। तो मत्स्य पुराण में बोला गया है कि अंधकासुर नाम का एक राक्षस था। अंधकासुर, ये जो राक्षस था इसने सबको मारना, काटना और तबाही मचानी चालू कर दी। आप जानते हैं राक्षस है तो उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति होगी, वो लोगों का नुकसान करेंगे, लोगों को मारेंगे, विध्वंसक काम करेंगे। तो उस राक्षस ने इतना प्रकोप फैला दिया था कि खुद भगवान शंकर को आना पड़ा उसको ख़त्म करने के लिए। अब भगवान शंकर ने जब उसको मारना चालू किया तो उसके बॉडी से जितने भी जगह रक्त गिरे वहाँ अंधक गण पैदा होने लग गए। तो एक तो अंधकासुर से लोग परेशान थे और फिर उनके रक्त जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पे अंधक गण पैदा हो गए। अब उनसे भी लोग परेशान होने लगे। इसी बीच में शंकर जी के पसीना आता है, पसीने से एक और दैत्य उत्पन्न होता है। यही एक्चुअली वास्तु पुरुष है। लेकिन समझेंगे हमने इनकी आराधना फिर कैसे कर ली अगर ये भी दैत्य थे तो ये जब अंधक गण को मारने लगे, वास्तु पुरुष अंधक गण को कैसे मारे, वो उन सब का खाना चालू कर दिया उनको। इसी बीच में भगवान ने मातृकाओं को भी उत्पन्न किया। एक और कथा में ये भी बोलते हैं कि विष्णु भगवान ने भी एक और मातृका को उत्पन्न किया, उनका नाम रेवती था। अब ये जो मातृका उत्पन्न हुई ये भी उन दैत्यों को समाप्त करने का काम करने लग गई। ऐसा हुआ कि मातृकाओं ने अब जो रक्त गिरना चालू हुआ अंधकासुर से उसका पूरे को पान कर लिया। तो अब और अंधकगण नहीं बन रहे थे, तब अंधकगण समाप्त हो गए। वास्तु पुरुष जो आहार कर रहे थे इन रक्तों का और अंधकगणों का, अब इनको भूख लगी, अब इनको आहार चाहिए। अब इनके पास आहार कहाँ से आए? तो इन्होंने सृष्टि में जो भी था उस सबको खाना चालू कर दिया। अब जब इन्होंने सबको अपना आहार बनाना चालू कर लिया तो देवता सब बहुत घबरा गए। तो आप जानते हैं कि देवता जब घबराते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। तो आप सब पहुँच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि हमारे को हेल्प करिए, बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, खुद जब आप ये हमेशा ही जानते होंगे जब दैत्यों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो भगवान को खुद आना पड़ता है उस दैत्य का संहार करने के लिए। तो ब्रह्मा जी खुद भी आ गए और उन्होंने सब 45 देवताओं को आमंत्रित किया और ये सारे देवताओं को उन्होंने आग्रह और आदेश दोनों ही किया कि आप सब
इसके ऊपर बैठ जाओ, इनको कंट्रोल करो। अब इनको कंट्रोल करने के लिए सभी जितने भी देवता थे वो सब उनके धरती में गाड़ने का काम करने लगे। सब ने उनको औंधे मुँह ज़मीन में गाड़ दिया और ये 45 के 45 देवता उनके शरीर में कोई ना कोई जगह पर खड़े हो गए। और ब्रह्मा जी खुद, क्योंकि ही इज़ द क्रिएटर, वो सब चीज़ों की सृष्टि करता है। तो आप हमेशा जानते हैं जो क्रिएटर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हेड है, उसके पावर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे ज़्यादा जगह घेरा इनके शरीर पर और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। अब हमारे जो ये ग्रंथ है इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि जब वो कंट्रोल में आ गया तो ब्रह्मा जी ना तो खुद उठे, ना उन्होंने 45 देवताओं को इनके बॉडी से कहीं जाने के लिए कहा। तो सब इनके बॉडी के ऊपर बैठे हुए थे, खड़े थे और ब्रह्मा जी बैठे थे। अब यहाँ पर हम जानते हैं राक्षस जब हार जाता है तो वो त्राही माम हमारी मदद करिए, भगवान से शरणागत हो जाता है। तो अब यही हुआ, वास्तु पुरुष ने ब्रह्मा जी से बोला कि मेरी तो मदद करिए आप, ऐसे कैसे होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, अब तुम जहाँ हो वहीं पड़े रहो, इसी अवस्था में रहो। तो अगला प्रश्न, एक दैत्य है जिसने एक मानवीय स्वरूप अगर ले लिया है तो उसे भूख प्यास ये सारी चीज़ें लगेंगी, तो उसको आहार कैसे मिलेगा। अगर वो उसी जगह है तो उसको आहार चाहिए। हम जानते हैं देवताओं को आहार कैसे मिलता है। हम जो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, ये क्यों करते हैं? देवताओं को इससे आहार बाहर जाता है ना। तो अब जब दैत्य सरेंडर कर चुका है तो भगवान के शरण में आए तो भगवान को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारे जितने भी वेद और बहुत सारे जितने भी हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसमें बताया जाता है कि अब ब्रह्मा जी उसको आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? अब इस पृथ्वी पर कोई भी निर्माण कार्य अगर होगा तो हर निर्माण करने वाले को तुम्हें आहुति देनी पड़ेगी, तुम्हें यज्ञ भार मिलेगा। जब उन्होंने बताया कि आपको यज्ञ का भाग मिलेगा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि अगर कोई तुम्हें यज्ञ भार दिया, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और वास्तु सम्मत काम किया तो तुम उसे आशीर्वाद दोगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम उसको दंड देने के योग्य हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति वास्तु संवत नियमों के द्वारा या वैदिक जो भी नियम बताए गए हैं अगर उसको बिना फॉलो किए कोई भी कंस्ट्रक्शन करेगा तो यही वास्तु पुरुष हैं जो उसको दंडित करते हैं। और यही वास्तु पुरुष हैं, अगर आपने जो निर्माण कार्य किया वो बहुत अच्छा है, सही है और शास्त्रिक फॉर्मूलाज के बेसिस पर है और किसी भी देवता, इसमें प्रेजेंट जितने भी देवता हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये आपको आशीर्वाद देंगे। आप समझ सकते हैं कि ये 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इनकी इतनी पावर थी। आप खुद समझ सकते हैं ब्रह्मा जी एक क्रिएटर थे, अकेले वो इनको नहीं मैनेज कर पाए और 45 और देवता इसमें आए थे, तो इनकी शक्ति कितनी अपार होगी। तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनके हाथ के पास खड़ा हो। तो इनका हाथ का जो हिस्सा है वहाँ कोई देवता नहीं है। तो यही वो हाथ है जिससे ये आपको आशीर्वाद भी दे सकते हैं और यही वो हाथ है जिससे वो आपको दंडित भी कर सकते हैं। तो यही है वास्तु पुरुष की कथा। और भी जानकारियां जरूर आपसे प्राप्त करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अभी इस कार्यक्रम में वक्त आ चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद और भी ऐसी ढेरों जानकारियां हैं जो आपके लिए जाननी बेहद महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा।
वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ढेरों जानकारियां प्राप्त करी और अब आपको और भी जानकारियां देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी, आपके भी कोई सवाल है, आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही आपके कोई सवाल हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं ताकि आपको सारी जानकारियां, आपके सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर पहुंचाए जाएं। तो मैम, अपने ब्रेक पर जाने से पहले बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई, कथा भी सुनाई आपने, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे एज एन वास्तु एक्सपर्ट, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, आने के बाद आपसे अपने घर का वास्तु भी जरूर जानने की कोशिश करते हैं, तो मोस्ट ऑफ ऑल कैसे क्वेश्चंस लेकर लोग आपके पास आते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग जो वास्तु वाले के पास आते हैं वो एक रफ हाथ से एक बना के नक्शा ले आते हैं, ज़्यादातर ये करते हैं, और या फिर वो बता देते हैं हाँ मुझे पता है ना, मेरे घर में यहाँ ये रखा हुआ है, वहाँ वो रखा हुआ है, बट वास्तु ऐसा है नहीं। इसी वजह से काफ़ी लोग हैं जिनको इसमें रिजल्ट भी नहीं मिलता। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हर 5 डिग्री पे बहुत से, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें 45 देवता हैं, तो आप 45 देवता अगर इस पर खड़े हैं तो आप समझिए जो देवता यहाँ है इस जगह वो नहीं है, जो यहाँ है इस जगह वो नहीं है। तो हर 5 डिग्री पे बहुत वेरिएशन आ जाता है। हम आपको एक दूसरा ड्राइंग है जिसके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो हर 5 डिग्री में देवता चेंज हो रहे हैं, उनका नेचर अलग है और उनके रिजल्ट्स अलग हैं। तो आप अगर ग्रॉसली हमको बता रहे हैं कि हमारा घर इस दिशा वाला एंट्रेंस है या हमारे घर में ये सामान इस जगह रखा है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो। इसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं, हमने देखा है कि वो अपने से किताब पढ़ के या इंटरनेट से किसी भी तरीके से वो खुद भी वास्तु के आधा से ज़्यादा तो एक्सपर्ट होते हैं, पर रिज़ल्ट उनको नहीं मिलती और वो अनर्थ करके आते हैं अपने साथ। इसके कारण घर भी टूटते हैं, बच्चे एक शहर में रहते हुए भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, नाना रकम की बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन, मेरे ख्याल से आज शायद ही कोई घर है जिसमें नहीं है। तो ये सब हमारे खुद के वास्तु करेक्शन करने के कारण भी है। बिल्कुल, जानकारियों के अभाव में लोग अपने ही हाथ से अपना नुकसान कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि पूर्ण रूप से जानकारी होनी जरूरी होती है। और जैसे कि आपने बताया डिग्रीज, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक सिर्फ हमारे दर्शकों को यही पता होगा कि जन्म पत्रिका में ग्रह जो होते हैं उनकी डिग्री देखी जाती है कि कितनी डिग्री का है, कैसा है, लेकिन वास्तु में शायद पहली बार लोग ये सुन रहे होंगे कि वास्तु में भी डिग्रीज होती है जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। हर डिग्री पर देवता बदल जाते हैं और ढेरों जानकारियां तो आपने दे ही दी है हमारे दर्शकों को। तो मैम, जानकारियां बहुत सारी लेना चाहते हैं लेकिन समय हमारे पास सीमित होता है। फिलहाल हमारे दर्शक जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं आपकी उस टिप का, जो कि हमने उन्हें वादा किया था कि कार्यक्रम के अंत में हम उनको एक टिप जरूर देंगे। तो आज के लिए आप हमारे दर्शकों को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण टिप बताने वाली हैं वास्तु का जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी, सास बहू के झगड़े सब घर में। बिल्कुल, चलिए आज इसी को सबसे अहम मुद्दा बनाते हैं टिप का। अगर आप पश्चिम में रहने लग जाएं, सोने लग जाएं, मैक्सिमम काम करने लग जाएं और आपकी सासू माँ साउथ में, आप देखेंगे आपके आपसी द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। ईगो क्लैश नहीं होगा, ना आप दोनों के बीच में कोई भी ओपिनियन का डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो एक बात बोलती है, आप एक बात बोलते हैं, ये दोनों बात के बीच में सामंजस्य नहीं होता। आपको लगता है आप सही हैं, उनको लगता है वो सही है। तो इसको अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो आप जिनको आज्ञा पालन करनी है वो वेस्ट में आ जाए और जिनकी बात माननी है उनको साउथ में रख दें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी टिप है और सबने ज़रूरी नोट भी कर ली होगी क्योंकि सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोज़ के झगड़े, और साथ भी रहना है पूरी ज़िंदगी और झगड़े भी ख़त्म नहीं होते। लेकिन ये जो आपकी टिप है ना, ये एकदम सोने के समान होगी। मुझे लगता है सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा और इसको फॉलो भी ज़रूर करेंगे। तो मैम, और भी जानकारी आपसे ज़रूर लेंगे। फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है तो हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाएं, खासकर अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।